भारत को खाली करने की आखिर ब्रिटिश ने निर्णय क्यों लिया, कि फिर इतनी कीमती आभूषण को छोड़ देने की, कि ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य कहीं न कहीं अंतिम क्षण तक स्वतंत्रता की मांग को टालना था। क्या हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उल्टा ब्रिटेन ने ही भारत से बहुत सारा कर्ज ले लिया। अब ब्रिटेन बन गया भारत का कर्जदार। फिर भारत में इतना खतरा मोल लेकर रुकने से फायदा क्या है। तो फिर ब्रिटिश ने सोचा कि अब भारत को खाली कर देने में ही अपने को फायदा है। बल्कि ब्रिटिश ने भारत को खाली करने का निर्णय इसलिए लिया क्योंकि जो ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे मजबूत स्तंभ थी सेना, उसमें ही राष्ट्रवाद का घून लग चुका था। तो जापान के समर्पण करने के बाद तो फिर आजादी में फौज की स्थिति कटी पतंग की तरह हो गई, क्योंकि अब उसका बेस ही समाप्त हो गया था। जो भी गवर्नमेंट संवैधानिक निर्णय लाता उस पर जिन्ना साहब वीटो लगा देते, और जिन्ना के वीटो लगाने से पूरा का पूरा प्रस्ताव गिर जाता। अब गांधी जी को इसलिए ब्लेम नहीं कर सकते कि गांधी जी ने दिल से कभी विभाजन को स्वीकार नहीं किया। को लगता था कि कहीं ऐसा न हो कि हम 2-4 गज कपड़े के लिए पूरे कपड़े की थान ही हार जाए। लेकिन कोई हमें ये तो बताए कि उस मुकाम पर विभाजन को रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए था। क्या हमारे पास कोई विकल्प बच गया था? या गांधी जी का जो कहा भी जाता है कि ले ली आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ओके डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, हमारी यात्रा चल रही भारत एक सफर आजादी का। हम तीसरे भाग पर हैं और आपके एक प्रमुख क्वेश्चन का जवाब लेकर आए। आई हैव टू रिप्लाई योर क्वेश्चन। हमने खुद से एक क्वेश्चन किया था, याद करिए। हम पिछले खंड में यानी संघर्ष वाले खंड में हमारा क्वेश्चन ये था कि आफ्टर लूजिंग अमेरिका, इंडिया बिकेम द मोस्ट प्रेशियस ज्वेल इन द ब्रिटिश क्राउन। अमेरिका को खोने के बाद भारत ब्रिटिश क्राउन का सबसे कीमती आभूषण बन गया, जिस कीमती आभूषण को ब्रिटिश कभी खोना नहीं चाहते थे। आप अगर ब्रिटिश की विदेश नीति देखेंगे तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि राइट फ्रॉम 18th century onwards the British foreign policy remained to be India centric। ब्रिटिश की जो विदेश नीति थी वो भारत केंद्रित थी। रूस से 50 वर्षों तक ब्रिटेन की गलाकाट प्रतिस्पर्धा चलती रही और उसका कारण था अपने भारतीय साम्राज्य को बचाना। जब अफगानिस्तान में बार बार ब्रिटिश घुसने का प्रयत्न करते रहे, वो क्या था मैं स्टूडेंट्स, वो रूसोफोबिया का परिणाम था। आपने पढ़ा होगा, भारत का गवर्नर जनरल ऑकलैंड प्रथम अफगान युद्ध में अफगानिस्तान से पिट कर लौटा था। द्वितीय अफगान युद्ध में फिर लिटन महोदय पिट गए, जो भारत के वायसराय थे। तो इस पर जो 50 इयर्स तक दोनों के बीच एक कंपटीशन चलता रहा, क्योंकि ब्रिटेन को डर था कि अफगानिस्तान के रास्ते कहीं न कहीं रूस भारत में घुसने का प्रयत्न कर सकता है। एक ब्रिटिश पोएट रुडयार्ड कीपलिंग ने इसे एक नाम दिया था, इस पूरे संघर्ष को, द ग्रेट गेम, जो दोनों के बीच आंख मिचौनी चलती रही थी। तो माय स्टूडेंट्स, यही मुद्दा मैंने आपसे उठाया था कि फिर इतनी कीमती आभूषण को छोड़ देने की, भारत को खाली करने की आखिर ब्रिटिश ने निर्णय क्यों लिया। मुद्दा ये। अब देखिए, अगर आप साम्राज्यवादी उत्तर खोजना चाहेंगे, यह साम्राज्यवादी उत्तर, द रिप्लाई फ्रॉम द ब्रिटिश इंपीरियलिस्ट हिस्टोरियंस, तो ब्रिटिश इंपीरियलिस्ट हिस्टोरियंस इसकी कुछ और व्याख्या करते हैं। वो कहते हैं कि अरे ब्रिटिश तो भारतीयों को स्वशासन के अनुकूल बना रहे थे,
हमारी तो कोशिश यह थी कि हम भारतीयों को यह लायक बना दे, इस लायक बना दे कि भारतीय अपने पांव पर खड़े होकर अपने शासन का संचालन कर सके। जब हमें विश्वास हो गया कि अब भारत इस लायक हो गया, तो हमने भारत की चाबी भारतीयों को हाथ में सुपुर्द करके यहां से ग्लोरियस रिट्रीट ले लिया। एक गौरवपूर्ण एक रिट्रीट मतलब पीछे हटने की घटना मैंने कर दी, और यह मैंने भारतीयों के हित में किया। हमारे भारतीय विद्वान बोलते हैं, झूठ मत बोलिए, यू आर ए लायर। आपने स्वेच्छा से, आउट ऑफ जेनरोसिटी ऐसा नहीं किया है, आपने उदारता के कारण ऐसा नहीं किया है, आपने बाध्यता के कारण किया। वह बाध्यता धीरे धीरे आई। अब चलिए, अगर हम पीछे फ्लैशबैक में जाते हैं, तो जब हमारा राष्ट्रीय आंदोलन आरंभ हुआ, तो पहले तो हम संवैधानिक सुधार की मांग करते रहे। फिर 20वीं सदी के आरंभ से हमने स्वराज्य स्वशासन की मांग उठाई, लेकिन हमने पूर्ण स्वराज्य की मांग ही बड़ी बाद में उठाई, जब हमारे युवा नेताओं का दबाव पड़ा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर। तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाई। हालांकि ऐसा नहीं है, हमारे जो भारतीय क्रांतिकारी थे, उन क्रांतिकारियों ने पहले भी आरंभ से ही पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाई थी। लेकिन एक तरह से आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय मुख्यधारा में वो किनारे किनारे चल रहे थे, मुख्यधारा में वो आ नहीं पा रहे थे, तो उनकी मांग को बहुत गहराई से नहीं देखा जाता है। अन्यथा हमारे क्रांतिकारी, चाहे वह आप बंगाल में अनुशीलन समिति से लेकर और 1930 के दशक में आप या 1920 के दशक में HSRA को लीजिए, तो सभी ने एक स्वर से मांग की थी भारत की आजादी। खैर एनीवे, हमने जब मांग उठाई भारत की आजादी को, तो ब्रिटिश ने अंत तक इस आजादी को टालने का प्रयत्न किया। हमने एक मुद्दे पर सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया, लेकिन शायद हम भी कहीं बार्गेनिंग काउंटर के लिए पूर्ण आजादी की बात कर रहे थे। अगर हमें लग रहा था कि ब्रिटिश अगर स्वशासन भी दे दे, जिसको डोमिनियन स्टेटस का भी नाम दिया जाता है आगे चलकर, हम उससे भी संतोष कर लेंगे। लेकिन चलिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया, ब्रिटिश ने सुनवाई नहीं की। अब ब्रिटिश ने एक भारत सरकार अधिनियम 1935 लाया। अगर आप पूरे 1935 के भारत सरकार अधिनियम पर भी नजर डालेंगे, तो आपको यही पता चलेगा कि ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य कहीं ना कहीं अंतिम क्षण तक स्वतंत्रता की मांग को टालना था। अब भारतीयों को स्वतंत्रता की मांग से डाइवर्ट करना था। उन्होंने प्रांतीय स्वायत्तता को इंट्रोड्यूस कर दिया। एक तरह से हमारे सामने एक झुंझुना दिखाने का प्रयत्न किया कि आपको मैं प्रांतीय स्तर पर सत्ता में भागीदारी देता हूं, आप प्रांतीय स्तर पर सरकार बनाइए, आप शक्ति का उपभोग करिए। तो मतलब कि 1930 के दशक तक इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। लेकिन 1930 के दशक के अंत में 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया, और द्वितीय विश्व युद्ध चले आगामी 6 वर्षों तक, माने 5 वर्षों तक एक तरह से कहें तो 39 से शुरू हुआ 1 सितंबर 1939 को, और 15 अगस्त 1945 को समाप्त हुआ। तो लगभग तो पूरा समय हो ही चुका था जब जापान ने समर्पण किया था। इस बीच कई बड़ी बातें हो गई। एक तो यह हुआ कि ब्रिटिश ने स्वतंत्रता और प्रजातंत्र को बचाने के नाम पर फांसीवादी शक्ति से लड़ाई लड़ी थी। तो हमारे नेताओं ने यह मांग उठाई कि स्वतंत्रता तो अविभाजित होती है। अगर एक तरफ आप यूरोप की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हो, तो हमें स्वतंत्रता क्यों नहीं दे रहे हो? अब इसी बीच हमारे राष्ट्रीय आंदोलन ने पूर्ण स्वतंत्रता को लेकर काफी सीरियस हो गया, और 1939 में हमारे देशी सरकारों ने त्यागपत्र दे दिया। जो प्रांतीय सरकारें 1937 में बनी थी, और इस बार कांग्रेस ने ठान ली कि हम युद्ध प्रयास में ब्रिटिश का साथ नहीं देंगे।
अब धीरे धीरे स्थिति, पहले कांग्रेस ने चाहा हम कॉम्प्रोमाइज करें, कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ तो गांधी ने उसी समय प्रसिद्ध नारा दिया, करो या मरो। तो मतलब क्या है कि 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ 8 अगस्त 1942 को, वह आंदोलन ने दिखा दिया ब्रिटिश को भारतीयों की ताकत, और ब्रिटिश को यह भी एक तरह से सीख दे दी कि भविष्य में अब जो भी गांधीवादी आंदोलन होगा वह आंदोलन अहिंसक होगा, उसकी कोई गारंटी नहीं। तो चलिए, ये तो दिख गया कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अब जनता की जड़ तक पहुंच चुकी है। भारतीय राष्ट्रवाद की भावना भारत में पूरी तरह से फैल चुकी है। ये तो एक पहलू हुआ। अब देखिए माय स्टूडेंट्स, अब 2-3 और फैक्टर है। जैसे स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति नहीं रह गया, आर्थिक महाशक्ति के रूप में उसका पतन हो गया। जैसे तैसे अमेरिका की सहायता से, माने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सहायता से ब्रिटेन ने द्वितीय विश्व युद्ध तो जीत लिया, लेकिन अब ब्रिटेन अपना आर्थिक पुनर्निर्माण करता या अपने उपनिवेशों को बचाता। तो कहीं ना कहीं ब्रिटेन का जो आर्थिक पतन था वह भी उसे भारत छोड़ने के निर्णय को प्रभावित किया है। इसके अलावा मैं एक बात आपको और भी बताना चाहूंगा कि देखिए, एक्चुअली जैसे एक बड़ा फैक्टर है कि जो विशेषज्ञों का मानना है कि ब्रिटिश हमारे यहां वेलफेयर के लिए नहीं रुके थे अपने स्वार्थ से, कि हमको भारत से आर्थिक लाभ लेना है। और मैं आपको बताऊं कि भारत से जो उनको सरप्लस जाता था, जो होम चार्जेज के रूप में जाता था, जो प्रति वर्ष भारत एक खास रकम ब्रिटेन को भेजती थी, क्योंकि ब्रिटेन ने अपने अकाउंट पर कर्ज शो किया हुआ था भारत पर कि हमने आपको कर्ज दिया है, रेलवे निर्माण में कर्ज दिया है, सरकारी रूप से कर्ज दिया है। उस कर्ज का एक प्रिंसिपल मनी प्लस आप उस पर ब्याज प्रति वर्ष हमें दे रहे हो, तो इसी के नाम पर इंडिया से प्रति वर्ष वो एक सरप्लस रकम लेते थे, एक अधिशेष रकम लेते थे, और भारत से प्राप्त अधिशेष से ही वो शेष विश्व के साथ अपने व्यापारिक घाटे को पूरा करते थे। एक दिलचस्प तथ्य है कि ब्रिटेन जो शेष विश्व के साथ ट्रेड करता था उसमें ब्रिटेन को घाटा होता था, और भारत से उसने जानबूझकर ट्रेड में सरप्लस बनाया हुआ था। तो भारत से जो उसका ट्रेड सरप्लस आता था, जो व्यापार का अधिशेष आता था, उसे वो शेष विश्व के घाटे को पूरा करता था। अब क्या हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उल्टा ब्रिटेन ने ही भारत से बहुत सारा कर्ज ले लिया। अब ब्रिटेन बन गया भारत का कर्जदार। अब इधर से ब्रिटेन रकम जानी बंद हो गई। तो जिसी समय भारत से ब्रिटेन का आर्थिक लाभ समाप्त हुआ तो भारत के प्रति चाहन समाप्त, क्योंकि भारत रुकने का पर्पस ही यही था, क्योंकि औपनिवेशिक जो संबंध थे वही चरमरा गए। अब भारत में रुकने में खतरा है, राष्ट्रवाद में तीव्रता आ गई है, नौकरशाही विश्वसनीय नहीं रही, सेना विश्वसनीय नहीं रह गई। फिर भारत में इतना खतरा मोल लेकर रुकने से फायदा क्या है? तो फिर ब्रिटिश ने सोचा कि अब भारत को खाली कर देने में ही अपने को फायदा है। अब मैं एक पहलू आपको बताना चाहूंगा कि इधर जो नए नए शोध आ रहे हैं, आप लोगों के मन में भी होगी, आप लोग नए जनरेशन वाले हो, आप लोग ये कहते हो कि भाई जो हमारे जेनजी जनरेशन के सुभाष चंद्र बोस का अभी तक तो आपने नाम नहीं लिया, आपने कुछ सेना नौसेना की पराक्रम नहीं दिखाई। बिल्कुल मैं उस पर दिखाने वाला हूं। जैसे देखिए, इस पर बहुत सारे अब नए नए शोध, नई नई बुक आई है। इधर भी एक रिसेंट में मैंने बुक देखा है, हालांकि ऑथर का नाम अभी मैं आपको भूल रहा हूं, बट आई हैव परचेज दिस बुक। तो इससे पहले मैंने प्रमोद कपूर की बुक पढ़ी, और भी कई बुक्स ऐसे पढ़े जिसमें अब इस बात को हाईलाइट किया जा रहा है कि देखिए,
ये जो मतलब इससे पहले श्रीनाथ राघवन ने भी लिखा है। श्रीनाथ राघवन का हाउ डिड वॉर चेंज इंडिया ऐसा करके कुछ बुक बहुत पहले, मुझे लगता है कि शायद मैंने वो बुक 2017-18 में ही पढ़ी थी। तो श्रीनाथ राघवन की बुक निकली थी, वो भी इस बात को हाईलाइट किया था। जैसे देखो, पहले माना जाता था कि गांधी जी, कांग्रेस या इस तरह के जो आंदोलन है, उस आंदोलन के कारण ब्रिटिश ने भारत को खाली किया। या गांधी जी का जो कहा भी जाता है कि ले ली आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। लेकिन इधर जो नए नए शोध आए, उन्होंने कहा कि साबरमती के संत के प्रभाव में ब्रिटिश ने भारत को खाली करने का निर्णय नहीं लिया था, बल्कि ब्रिटिश ने भारत को खाली करने का निर्णय इसलिए लिया क्योंकि जो ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे मजबूत स्तंभ थी सेना, उसमें ही राष्ट्रवाद का घून लग चुका था। इट वॉज इन्फेक्टेड विद द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। जैसे सुभाष चंद्र बोस का पुनर्मूल्यांकन हो रहा है। सुभाष चंद्र बोस के आजाद हिंद फौज ने तो वह करामात नहीं दिखाई, क्योंकि एक तो हो सकता है कि जो पार्टी का चयन किया जापान, वह भी बहुत विश्वसनीय नहीं निकला। जापान ने पूरी ईमानदारी के साथ इनकी सहायता भी नहीं की और जापानियों का ट्रैक रिकॉर्ड भी ऐसा नहीं था। फिर वो अपने स्वार्थ से आजाद हिंद फौज का संचालन जापानी कर रहे थे, और जब 15 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी के बॉम्बार्डमेंट के बाद जब जापान ने समर्पण कर दिया, तो जापान के समर्पण करने के बाद तो फिर आजाद हिंद फौज की स्थिति कटी पतंग की तरह हो गई, क्योंकि अब उसका बेस ही समाप्त हो गया था। रिक्रूटमेंट का तो सोर्स वही जापान ही था, फाइनेंस भी सपोर्ट वहां से मिल सकता था, वेपन्स का सपोर्ट मिल सकता था। तो 16 अगस्त को सुभाष चंद्र बोस एक एरोप्लेन पर बैठकर अज्ञात दिशा में उड़े। फिर ऐसा माना गया कि एयर क्रैश हो गया। एक अपनी तरह का विवाद है, उसको मैं नहीं छेड़ना चाहूंगा। लेकिन एक कहावत है, जूलियस सीजर एक कैरेक्टर है शेक्सपियर का, उसके बारे में कहा जाता है कि सीजर डेड वॉज स्ट्रॉन्गर देन सीजर अलाइव। मृतक सीजर जीवित सीजर से ज्यादा ताकतवर निकला। जब आजाद हिंद फौज के जवानों पर, 20,000 जवानों पर जब लाल किला में मुकदमे चलाए गए, तो पूरे देश में सहानुभूति की लहर दौड़ गई, और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक राष्ट्रीय चेतना आजाद हिंद फौज के पक्ष में आ गई। इतना तक कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो कि नेहरू या कांग्रेस के बाकी नेता थे, वो सुभाष के साथ अब खड़े होने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि अब उनकी नजर में सुभाष अब फांसीवादी ताकत से मिल चुके थे, और फांसीवाद से तो आप जानते हैं पंडित नेहरू का दूर का संबंध था। लेकिन जब मामला आजाद हिंद फौज के मुकदमों की आई, तो कांग्रेस ने भी अपने पूरे पुराने गिले शिकवे भुलाकर और एक आजाद हिंद फौज की बचाव समिति का गठन किया। भूला भाई देसाई के नेतृत्व में लॉयर्स का एक दस्ता तैयार हुआ। स्वयं एक लंबे काल के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फिर एक बार वकील का गाउन पहना और गुमराह देशभक्तों की सहायता के लिए चल निकले। कांग्रेस ने जानबूझकर गुमराह देशभक्त शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि पब्लिकली वो आजाद हिंद फौज के जवानों को जस्टिफाई नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने, अब अंत में ब्रिटिश को ऐसा लगा कि अब शायद, उसमें भी आप जानते हैं उसके 3 जनरल 3 अलग अलग कम्युनिटी के, जनरल शाहनवाज खां मुसलमान, तो मुस्लिम लीग का भी समर्थन मिल गया। प्रेम सिंह सहगल हिंदू, तो हिंदुओं का भी समर्थन मिल गया। गुरबख्श सिंह ढिल्लो सिख, तो सिखों का समर्थन मिल गया। तो मतलब पूरी कम्युनिटी का, पूरी सभी पार्टियों ने समर्थन किया। इसके ठीक आगे सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। अभी आजाद हिंद फौज की आग शांत भी नहीं हुई थी, तो बॉम्बे तट पर 22 जहाजों के नाविकों ने नौसैनिक विद्रोह कर दिए। एमएस खान के नेतृत्व में तलवार नामक जहाज पर यह मूवमेंट शुरू हुआ, और फिर इस मूवमेंट ने देखते देखते भयानक रूप धारण कर लिया और बाकी तट पर भी जंगल की आग की तरफ फैल गए। खैर चलिए,
ये दोनों विद्रोह को ब्रिटिश ने किसी तरह से दबाया। लेकिन अब ब्रिटिश को लगने लगा कि किसके सहारे हम भारत में रहे। हम एक आपको दिलचस्प बात बताते हैं। एक बार हमारे कौलबाग सेंटर पर हमारे एक स्टूडेंट ने एक क्वेश्चन किया हिस्ट्री के क्लास में। उनके चाचा लंदन में थे, लंदन बेस्ड थे। तो उनके चाचा ने उसे कहा, उस स्टूडेंट को, कि तुम अपने सर से ये सवाल कर। उस बच्चे ने हमारे सामने सवाल रखा। सवाल क्या था? तो उसने हमसे पूछा कि सर, माय अंकल हैज जस्ट इंक्वायर्ड फ्रॉम यू कि व्हेन आफ्टर द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 द ब्रिटिश crown abolished the rule of British East India Company and established the direct British Crown rule on India, and British East India Company lost its power in India. Why did not British East India Company make a revolt against the British Crown as the Americans did at the time of American War of Independence against their own brethren British, and got independence of America, and they became the independent ruler of America? So why didn't the British Company become the independent ruler of India? मतलब उनका ये कहना था कि जब 1857 के महाविद्रोह से सबक लेकर ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कर दिया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने माना क्यों? जैसे अमेरिकन लोगों ने ब्रिटिश के अगेंस्ट में विद्रोह करके जो स्वयं उन्हीं के मूल के थे और अपना एक पृथक अमेरिका बसा लिया, वो भी बोलते हैं कि ठीक, हम आपके इस आदेश को नहीं मानते हैं, इंडिया पर हम शासन इंडिपेंडेंट करें। तो मुझे आश्चर्य हुआ। आश्चर्य इसलिए हुआ कि ही इज फ्रॉम लंदन एंड ही नोज, मतलब पढ़े लिखे और बहुत एजुकेटेड लोग हैं। तो ब्रिटेन और अमेरिका की स्थिति अलग थी। अमेरिका में एक सेटल कॉलोनी थी, वहां पर अच्छी खासी ब्रिटिश जनसंख्या थी और वहां के जो रेड इंडियंस थे स्पार्सली पॉपुलेटेड थे। यहाँ इंडिया डेंसली पॉपुलेटेड था, डेंसली पॉपुलेटेड, और इंडियंस का एक अच्छी खासी जनसंख्या थी। इवन हम समझते हैं 1858 में इंडियंस की जनसंख्या 30 करोड़ से कम नहीं रही होगी, और ब्रिटिश की भारत में उतनी भी संख्या नहीं थी जितनी सब्जी में नमक। आप यही समझिए कि 1857 का महाविद्रोह हुआ, तो उस विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटिश को इंडियन आर्मी और नेपाल की आर्मी की सहायता लेनी पड़ी। सिख रेजिमेंट और गोरखा रेजिमेंट के सहारे उन्होंने इस विद्रोह को दबाया, और ऊपर से उनको यूरोप से आर्मी मंगानी पड़ी। जो आप लोग पढ़े होंगे या पढ़ेंगे, जो क्रीमिया के युद्ध के बाद जो आर्मी फ्री हुई थी, वो इंडिया में विद्रोह को दबाने भेजी थी। अब अगर अपने लंदन, अपने पेरेंटल कंट्री से वो नाता तोड़ के कहते मैं इंडिया पर इंडिपेंडेंट शासन करूंगा, तो वो क्या ब्रिटिश इंडिया में सरवाइव कर पाते? इंडियंस तो उनको पत्थर फेंकते हुए और पत्थरों की मार से उनको अरब सागर में कूदकर जान बचाने के लिए भी बस करते। तो हाउ डिड दे डेयर टू टेक सच ए डिसीजन? तो फिर खैर मैंने उस बच्चे को समझाया, उसने भी इस बात को समझा। तो मतलब यह है कि अब जब आर्मी ब्रिटिश के खिलाफ हो गई, जिस आर्मी की बदौलत इंडिया पर ब्रिटिश रूल करते थे, तो अब इंडिया में कैसे रूल करते, इसलिए ब्रिटिश ने इंडिया को खाली करने का निर्णय लिया और तब भारत को आजादी मिली 15 अगस्त 1947 को। लेकिन मैं स्टूडेंट्स, काश अगर ये फ्रीडम हमें अनडाइल्यूटेड मिलता, हम इस फ्रीडम को अच्छे ढंग से सेलिब्रेट कर पाते। लेकिन हुआ ऐसा कि हमें लहूलुहान स्वतंत्रता मिली, क्योंकि स्वतंत्रता के साथ हमें विभाजन का दर्द झेलना पड़ा। हमने सोचा नहीं था कि इस मुकाम पर बात पहुंचेगी। अब अगर हम विभाजन को टच करें, विभाजन की कहानी उठाएं, तो उसका एक पूरा इतिहास अलग से बनेगा, और आप जानते हैं कि उस इतिहास को छेड़ने के लिए फिर मुझे वक्त चाहिए होगा, और मैं इतने बड़े लेक्चर की कुहेलिका में आपको फंसाना नहीं चाहता।
तौर पर मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं कि देखिए, जैसे सब कुछ ठीक जा रहा था, जब 18 सेंचुरी में ब्रिटिश आए थे तो हिंदू और मुसलमान दोनों ने मिलकर भारत में एक हिंदुस्तानी कल्चर बनाया हुआ था। फिर चलिए 1857 का रिवोल्ट हुआ तो उसमें भी आपने देखा कि दोनों ने कंधा में कंधा मिलाकर काम किया। लेकिन जब भारत में चुनावी राजनीति आरंभ हुई तो जैसे कांग हिंदुओं के बीच या हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है या हिंदू पॉपुलेशन है, तो उसने हिंदू पॉपुलेशन ने अंग्रेजी शिक्षा का भरपूर लाभ उठाया, सरकारी सेवा में भी प्रवेश लिया। कुछ तो शुरू-शुरू में मुसलमान शासक वर्ग होने के नाते जो मुस्लिम कुलीन वर्ग के लोग थे वो ब्रिटिश से बहुत निकट नहीं सट पाए और ब्रिटिश ने भी 1857 के रिवोल्ट के बाद थोड़ा मुस्लिम कुलीन वर्ग के साथ या मुसलमानों के साथ एज अ होल सौतेला व्यवहार किया, जिस कारण से वो सरकारी सेवा और शिक्षा, आधुनिक शिक्षा दोनों में हिंदुओं की तुलना में पिछड़ते चले। अब जब 1882 में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पारित करके पहली बार जब लॉर्ड रिपन ने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के स्तर पर चुनावी राजनीति की शुरुआत की, तो मुस्लिम कुलीन वर्ग को ऐसा लगने लगा कि देखिए, दुर्भाग्यजनक स्थिति यह है कि ब्रिटिश ने मुगलों से सत्ता छीनी थी। लेकिन अब चलिए, मुगलों से सत्ता छीनी थी क्योंकि इधर सैम डेलिम्पल, विलियम डेलिम्पल के सुपुत्र और एक बड़े ही मेधावी लेखक के रूप में जो अभी प्रकट हुए हैं, जिनकी एक पुस्तक समीक्षा भी मैं आपके सामने जल्द ही लाऊंगा, 5 पार्टीशन की उन्होंने चर्चा की है, एक बड़ा अच्छा इनोवेशन है। तो इस पर सैम डेलिम्पल ने एक बड़ी अच्छी बात कही, मुझे भी थोड़ा अपीलिंग लगी कि ब्रिटिश ने मुगलों से सत्ता नहीं छीनी थी, ब्रिटिश ने मराठों से सत्ता छीनी थी। लेकिन चलिए, मुस्लिम कुलीन वर्ग को लग रहा था कि सत्ता मुसलमानों के हाथ से ब्रिटिश ने छीनी है और उम्मीद थी कि यह सत्ता लौटकर मुसलमानों के हाथ में आएगी और इसीलिए 1857 के महाविद्रोह में हिंदू और मुसलमानों के बीच अभूतपूर्व एकता देखी गई। लेकिन जब चुनावी राजनीति की शुरुआत हुई तो सर सैयद अहमद खान जैसे जो कुलीन मुस्लिम नेता थे, उनको ऐसा लगने लगा कि सत्ता तो गई मुस्लिम के हाथ से ब्रिटिश के हाथों में, परंतु अब दोबारा मुसलमानों के हाथों में सत्ता आएगी नहीं, क्योंकि चुनावी राजनीति शुरू हो गई, इलेक्शन पॉलिटिक्स। इसका मतलब है कि पर मैन पर वोट होगा और बहुमत के आधार पर निर्णय होगा और मुस्लिम तो परमानेंट अल्पसंख्यक बन जाएंगे। बस वहीं से सर सैयद अहमद खान जैसे कुलीन मुस्लिम नेताओं का इरादा बदलने लगा और ब्रिटिश की कृपा प्राप्त करके मुसलमानों के लिए विशेष स्थान सुरक्षित रखने का प्रयास करने लगे। अब वहीं से शुरू हो गई विभेदकारी राजनीति। अब जब मुसलमानों की ओर से अपील आई तो ब्रिटिश को लगा कि ये गॉड सेंट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इधर कांग्रेस भी धीरे धीरे अपना स्वर बदल चुकी थी, उग्रवाद आ चुका था और जैसे जैसे कांग्रेस की राष्ट्रवादी मांगे बढ़ रही थी तो ब्रिटिश को लग रहा था कि अब इससे अच्छा तुरुप का पत्ता क्या मिलेगा, माइनॉरिटी पॉलिटिक्स। तो ब्रिटिश ने जानबूझकर मुस्लिम संप्रदायवाद को प्रोत्साहन देकर और एक अल्पसंख्यक कार्ड खेलने का प्रयत्न किया कि भारत में ब्रिटिश शासन का औचित्य इस बात में है कि अल्पसंख्यक समूह की हितों की सुरक्षा करे। इसी के नाम पर उसने मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दे दिया। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी आप जानती हैं, बहुत फेमस कोट है, फूट डालो और शासन करो, इसकी नीति को आगे बढ़ाते गए, स्थिति बिगड़ती गई। अब आगे जिन्ना जैसे लीडर का उद्भव हुआ, तो जिन्ना जैसे लीडर का राष्ट्रवादी से सांप्रदायिक के रूप में ढलना, ये जन राजनीति का परिणाम है।
जब गांधी जी का आगमन 1920 के दशक में हुआ, सॉरी, आगमन तो पहले ही हो चुका था, लेकिन 1920 में जब उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया, तो जितने भी पहले जिन्ना भी और जितने भी संविधानवादी नेता थे, सबका कद छोटा हो गया। तो उन्हें ऐसा लगने लगा कि अब तो चला आई जनता की राजनीति, अब तो जनता के बीच जाना होगा। तो जितने भी मोतीलाल नेहरू थे, मदन मोहन मालवीय थे, ये सारे लीडर्स के कद हो गए छोटे। चित्तरंजन दास थे, सबके कद छोटे हो गए। विट्ठल भाई पटेल थे। तो अब हिंदू नेताओं के पास तो कोई विकल्प नहीं था, वो साइडलाइन हो गए। अब जिन्ना साहब को यह लगा कि हम क्यों डरें, हमारे पास तो एक बहुत तुरुप का पत्ता है, मुस्लिम पॉलिटिक्स। तो जिन्ना चले गए मुस्लिम पॉलिटिक्स में और चले गए मुस्लिम लीग के नेता के रूप में इमर्ज कर गए। इस तरह से भारत में संप्रदायवाद राष्ट्रवाद के समानांतर पनपता रहा, औपनिवेशिक शासन उसको चारा डालता रहा, दूध पिलाता रहा और धीरे धीरे संप्रदायवाद को प्रोत्साहन देता रहा। शुरू शुरू में कांग्रेस ने भी नहीं सोचा था कि यह संप्रदायवाद एक तरह से गले की हड्डी बन जाएगा, और किसी ने इस बात को नहीं सोचा था। लेकिन स्थिति धीरे धीरे बिगड़ने लगी। 1930 के दशक में थोड़ी सी स्थिति और खराब हुई। समय के साथ दोनों के बीच अलगाववाद की भावना बढ़ती रही। अब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर आया, तो अब देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध ने भारत की स्वतंत्रता के लिए परिस्थितियां पैदा की, मैं पीछे डिस्कस कर ही चुका हूं। लेकिन जैसे भारत की स्वतंत्रता के लिए परिस्थितियां पैदा हुई, वैसे ही भारत के विभाजन के लिए परिस्थितियां पैदा हो गई। क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय चूंकि युद्ध प्रयास में कांग्रेस ने सरकार का साथ नहीं दिया, और सरकार को कहीं ना कहीं अपने एलाइज और अपने सहयोगी माने मित्र देश अमेरिका, चाइना, ये सबको दिखाना था कि भले ही कांग्रेस ना सही, भारत की दूसरी बड़ी पार्टी मुस्लिम लीग हमारे साथ है। इसलिए उसने जिन्ना साहब को चारा डाला, और जब जिन्ना को चारा डाला तो जिन्ना ने बार्गेनिंग कर ली। जिन्ना ने यह कह दिया कि हम एक ही शर्त पर आपको सहायता करेंगे कि आप बदले में हमें यह अधिकार, बदले में आप हमारे इस अधिकार को स्वीकृत करोगे कि भविष्य में भारत में ऐसा कोई भी आप संवैधानिक निर्णय नहीं लोगे जिस पर मुस्लिम लीग यानी मेरी सहमति नहीं हो। अब सरकार ने ये गलत सौदेबाजी जिन्ना से कर ली। परिणाम यह हुआ कि अब 1945 और माने 1939-40 ऑनवर्ड्स जो भी गवर्नमेंट संवैधानिक निर्णय लाता, उस पर जिन्ना साहब वीटो लगा देते, और जिन्ना के वीटो लगाने से पूरा का पूरा प्रस्ताव गिर जाता। और भी ज्यादा सांप्रदायिक विभाजन और तनाव बढ़ता गया। एक आम मुसलमान को विभाजन नहीं चाहिए था। पंजाब के मुसलमान जहां बहुसंख्यक थे, वहां विभाजन की चाहत नहीं थी। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के मुसलमानों को चाहत नहीं थी। मतलब बंगाल के मुसलमानों को चाहत नहीं थी। वहां पर जिन्ना की सरकार भी नहीं बनी। पंजाब में भी जिन्ना की सरकार नहीं बनी। एक दूसरी मुस्लिम पार्टी थी सिकंदर हयात खान की, यूनियनिस्ट पार्टी, उसकी सरकार थी। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, हालांकि उतना तो शानदार नहीं है। गांधी मूवी देखेंगे, लेकिन गांधी में आपको ये चीजें उतनी अच्छी नहीं दिखेंगी। अगर आपको स्वतंत्रता और विभाजन देखना है तो फ्रीडम एट मिडनाइट करके वेब सीरीज आई है, उसमें 7 एपिसोड है। हालांकि उतनी सशक्त नहीं है, आप उम्मीद मत करिएगा जैसा आप गांधी मूवी की करते हैं। इन काम चलाओ अच्छी है, उससे आपको कम से कम पार्टीशन और फ्रीडम के लास्ट के समय चीजें मिल जाएगी। नेहरू गांधी का डीलिंग, पटेल गांधी का डीलिंग, ये सब पता चल जाएगा। हालांकि देखिए, अब स्वतंत्रता पर तो और विभाजन पर तो इतने रिसर्च हुए हैं कि देयर आर सो मेनी पर्सपेक्टिव। अगर हम पुस्तक का नाम याद भी करना चाहें कि स्वतंत्रता विभाजन पर मैंने कितनी पुस्तकें पढ़ी है, तो पूरी की पूरी लाइब्रेरी हो जाएगी। क्योंकि इतने सारे बुक निकले हुए हैं कि कहीं ना कहीं हर सोर्स से पढ़ने पर मार्क्सिस्ट का अलग अप्रोच है, सबाल्टर्न का अलग अप्रोच है, सबका अलग अप्रोच है। अब जो साम्राज्यवादी है वो अलग वर्जन कहते हैं, जो सांप्रदायिक वाले हैं वो अलग वर्जन कहते हैं। और ये बड़ा टेक्निकल चीज है स्वतंत्रता और विभाजन। किसी एक को ब्लेम कर देना, किसी पर इस तरह के धब्बा थोप देना, दैट इज नॉट जस्टिफाइड। उसके लिए आपको हमारे विचार से कुछ इंपॉर्टेंट बुक पढ़ने चाहिए, फिर डिसीजन लेने चाहिए।
तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अब धीरे धीरे स्थिति खराब होने लगी। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब तक ब्रिटिश को रुकना था, तब तक तो ब्रिटिश यही बोल रहे थे कि भाई मैं कैसे जाऊं। जब कांग्रेस की तरफ से दबाव पड़ता या भारतीय राष्ट्रवादी दलों की ओर से दबाव पड़ता, तो कहते हम कैसे जाएं, आप ही बताइए। ये मुस्लिम अल्पसंख्यकों का क्या होगा, ये माइनॉरिटीज का शोषण होगा, एक्सप्लॉइटेशन होगा। और माइनॉरिटीज नहीं चाहते हम देश छोड़कर जाए, वो पूछते थे कि भाई क्या आप चाहते हो कि हम जाएं। तो उधर से जाहिर है कि मुस्लिम लीग बोलती थी नहीं नहीं, बिना विभाजन किए हमारे भविष्य का फैसला के बिना नहीं जा सकते। अब अंत में ब्रिटिश का एक बहुत अच्छा एक्सक्यूज था कि हम कैसे जाएं। अब ब्रिटिश को जाना था, जाने की जल्दबाजी थी। अब वही जिन्ना और लीग ब्रिटिश के गले में फांस की तरह फंसा हुआ था। तो बिल्कुल से जिन्ना को अल्टीमेटम दे दिया अंत में एक ब्रिटिश सरकार ने। एक्चुअली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद संजोग से चर्चिल गया और एटली की सरकार बनी, जो लेबर पार्टी की पहली सरकार थी। यह भी एक सुखद संयोग इंडिया के लिए मानिए, क्योंकि चर्चिल, मिस्टर चर्चिल इतना कंजर्वेटिव पार्टी का लीडर था, इतना अरियल टट्टू था कि अगर चर्चिल होता तो समझिए भारत को 1947 में तो आजादी नहीं मिलती और कुछ ये लंबा खींच जाता। लेकिन थैंक्स गॉड चर्चिल गया। और वो भी आप जानिए, आपको जानकर ब्रिटिश जनमत को देखकर आश्चर्य होगा कि चर्चिल सेकेंड वर्ल्ड वॉर का विजेता, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का हीरो चर्चिल, विस्टर चर्चिल अगर नहीं होता तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर जीत जाता और सेकेंड वर्ल्ड वॉर को लॉस्ट कर जाते एलाइड पावर्स। कहेंगे क्यों? अमेरिका तो बाद में आया, जब सारी दुनिया के देश समर्पण कर चुके थे तो अकेला चर्चिल अड़ा रहा। उस समय अपोजिशन पार्टी ब्रिटेन के अंदर उसका विरोध हो रहा था। आप मैं आपको सजेस्ट करूंगा, हालांकि इंग्लिश मूवी है, अगर आप समझ सकते हैं, आप द डार्केस्ट डे देखिए, डार्केस्ट आवर, सॉरी, जो चर्चिल के ऊपर है। वो वो आपको ऑस्कर विनिंग मूवी है, उसको देखिए। चर्चिल का वो हिस्टोरिकल स्पीच देखिए। वो अड़ा रहा कि नहीं, हम एडोल्फ से लड़ेंगे, जमीन पर लड़ेंगे, आसमान में लड़ेंगे, एयरपोर्ट पर लड़ेंगे, चारागाह पर, पास्चर लैंड पर लड़ेंगे, माउंटेन पर लड़ेंगे, हिल पर लड़ेंगे। हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक नई दुनिया हमारे बचाव के लिए नहीं आ जाती। अगर उस दिन चर्चिल ने समर्पण कर दिया होता तो समझिए उस समय हम पूरी दुनिया वर्ल्ड वॉर लॉस्ट कर जाती। लेकिन वह हीरो को वहां की जनता ने हरा दिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वहां की जनता ने स्टेटमेंट दिया, ही इज फिट फॉर वॉर बट नॉट फॉर पीस। वह युद्ध के लिए तो अच्छा था परंतु शांति के लिए नहीं। अब देखिए क्या मैच्योर पब्लिक ओपिनियन ब्रिटेन का है। अंत में चर्चिल ने खो दिया। अब एटलीस्ट हमारे लिए अच्छा हुआ, क्योंकि अगर चर्चिल होता तो हमें इतनी आसानी से आजादी नहीं मिलती। तो अब चूंकि ब्रिटिश को जाना था तो ब्रिटिश ने मुस्लिम लीग से हाथ झाड़ लिया, उनको स्पष्ट रूप से अल्टीमेटम दे दिया कि अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों की प्रगति पर अंकुश लगाने का कोई अधिकार नहीं। अब जिन्ना को लगा कि भाई, लीग को लगा कि अब तो सरकार ने भी हाथ झाड़ लिया, अब क्या सहारा है। बस उसने दंगे छेड़ दी। 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा की। उसी में कलकत्ता किलिंग शुरू हुई और देश में पूरे आग लग गई दंगे की। अब इसमें जो डिस्कस किया जाता है वो बड़ा दुखद बात है। कौन दोषी था? किसी एक व्यक्ति को, एक संगठन को, एक संस्था को इसके लिए दोषी नहीं माना जा सकता। या अगर कोई ऐसा कहता है कि कांग्रेस ने विभाजन को स्वीकार करके एक बड़ी ऐतिहासिक भूल की, विभाजन को रोका जा सकता था, तो मुझे लगता है अगर हम आप लोगों को ये नहीं कहेंगे कि आप मेरे निर्णय से सहमत होइए। आप हमें हम आपको यह कहेंगे कि आप तथ्यों का थोड़ा परीक्षण करिए, भावुकता में निर्णय मत लीजिए। अब आप गांधी जी को इसलिए ब्लेम नहीं कर सकते कि गांधी जी ने दिल से कभी विभाजन को स्वीकार नहीं किया। नेहरू को अगर आप ब्लेम करते हैं तो पटेल को भी ब्लेम करिए, और पटेल को आप, क्योंकि पटेल नेताओं में, कांग्रेस नेताओं में
चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के बाद पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने विभाजन को भारत के लिए उचित और विभाजन की संभावना को सबसे पहले स्वीकार किया, क्योंकि उनको लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि हम 2-4 गज कपड़े के लिए पूरे कपड़े की थान ही हार जाएँ। उनको लगता था कि क्योंकि अब देखिए 3.5 वर्ग मील लगभग भूभाग हमने पाकिस्तान में खोया, लेकिन देशी राज्यों को जो हमने मिलाया वो 5 वर्ग मील, 5 लाख वर्ग मील, 3.5 लाख वर्ग मील खो के 5 लाख वर्ग मील भूभाग को मिलाया। अगर देशी राज्य हमारे हाथ से निकल जाता तो हम राष्ट्र ही नहीं बन पाते, क्योंकि देखो यहाँ पर एक राज्य, वहां पर एक राज्य, वहां पर एक राज्य, और सब बोलते हम स्वतंत्र हो जाएंगे। तो पटेल ने स्पष्ट कहा कि अगर हम अब विभाजन को स्वीकार नहीं किए तो कई खंडों में बंट जाएंगे। तो बच्चे कम से कम 1945-46 तक जो स्थिति थी उसमें विभाजन को टालना गृह युद्ध छिड़ गया था, सेना पुलिस ब्रिटिश के हाथों में थी। अब इसमें कुछ संगठन ऐसे कहते हैं कि हमने विभाजन, ठीक है, 15 अगस्त 1947 को आजादी की खुशियां गांधी जी ने भी नहीं मनाई, राष्ट्रीय स्वयंसेवक ने संघ ने नहीं मनाई, हिंदू महासभा ने नहीं मनाई, सभी ने नहीं मनाई। लेकिन कोई हमें ये तो बताए कि उस मुकाम पर विभाजन को रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए था? क्या हमारे पास कोई विकल्प बच गया था? 25% पॉपुलेशन हिंदुस्तान का उस समय मुसलमान थे, और जिन्ना हमारी कुछ विफलता से जिन्ना ने आम मुसलमान तक संप्रदायवाद को फैला दिया था और पूरा देश धू-धू कर जल रहा था। तो इसमें राजमोहन गांधी ने एक बात कही, इट अपीयर्स टू बी अ बिट लॉजिकल टू मी, मुझे थोड़ा तार्किक लगता है। उन्होंने कहा कि 3 शर्तें पूरी होती तो विभाजन रुक सकता था। एक, जिन्ना को कोई इतनी बड़ा उपहार दे दिया जाता, कोई इतना बड़ा कंसेशन दे दिया जाता कि जिन्ना विभाजन से पीछे हट जाते। अब उतना बड़ा कंसेशन उनको क्या दिया जा सकता था? गांधी जी ने यह कहा कि उसको आप मिडनाइट चिल्ड्रन सॉरी फ्रीडम एट मिडनाइट में आप देखिएगा, जो वेब सीरीज है, उसमें गांधी जी ने प्रपोजल दिया। वैसे भी सारी बुक इस बात को बताती है कि भाई जिन्ना को प्रधानमंत्री बना दीजिए। पटेल ने इसका विरोध किया है पहले, नेहरू से पहले। पटेल का ये कहना था कि क्या हिंदू मानेंगे? मुद्दा ये नहीं था कि नेहरू को सत्ता लोलुपता थी, मुद्दा ये है उस समय के उस सांप्रदायिक विभाजन के वातावरण में जिस समय जिन्ना को प्रधानमंत्री बनने की घोषणा की जाती तो पहले हिंदू लोग ही बहुत ज्यादा उग्र हो जाते। दूसरा, कि शक्ति के बल पर मुस्लिम लीग की मांग को दबा दिया जाता और दमन कर दिया जाता। क्या यह विकल्प आपके पास था? क्या उस समय भारत सरकार के पास यह शक्ति थी? पुलिस सेना भी ब्रिटिश के पास थी। और तीसरा, ब्रिटिश इस बात पर राजी हो जाते कि हम विभाजन से पहले भारत को खाली कर देना है, तो ब्रिटिश वहां रुके पड़े थे, नहीं हम जाएंगे नहीं, पहले आप दोनों फैसला कर लीजिए फिर हम जाएंगे। तो बताइए, 3 की 3 बातें थी। अब इसमें कैसे रुक सकते थे? कैसे विभाजन टलता? तो मैं ये नहीं कह रहा हूं, देखो सोशल साइंस है और सोशल साइंस में थिंकिंग क्रिएचर हमेशा मेरा नारा होता है, और सोशल साइंस में अंतिम सत्य हो ही नहीं सकता है, ना अंतिम व्याख्या हो सकती है। तो कौन विभाजन के लिए दोषी था, कौन नहीं दोषी था, इसका ओपन फील्ड है, सभी लोग डिबेट कर सकते हैं। लेकिन जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है उसका उत्तर यही हो सकता है कि कम से कम 1945-46 में तो नहीं संभावना दिख रही, 1940 के दशक में तो नहीं दिख रही। हाँ, पहले अगर प्रयत्न होता तो रुक सकता था। लीग को इतना आगे नहीं बढ़ने दिया जाता। अब यहां पर कई लोगों से भूल है, कांग्रेस से भी भूल, कांग्रेस भी दोषी है इसके लिए। अगर मुस्लिम लीग ने कुछ करके विभाजन लाया तो कांग्रेस ने कुछ ना करके रोकने का प्रयत्न नहीं किया। लेकिन अगर ऐसा कहना कि हिंदू महासभा या कोई दूसरा दल विभाजन को रोकने का कोई विकल्प रखता था तो किसी के पास इसका कोई विकल्प नहीं था। सिर्फ इस बात पर अड़ जाना कि हम अखंड भारत रखेंगे, कहना आसान है, लेकिन अखंड भारत को रखने के लिए जो प्रयत्न चाहिए, क्या उस दिशा में प्रयत्न हुआ? अखंड भारत कैसे बनाया जाता?
उसको बनाने के लिए कुछ हमें प्रयत्न करना पड़ता। अखंड भारत हमारा आदर्श था, लेकिन अखंड भारत जो इच्छित था और जो संभव था उस समय, ये संभव हो पाता अगर हम 1920 के दशक से ही उस अखंड भारत के लिए काम कर रहे होते, या कोई भी दल या कोई पार्टी कर रही होती। कांग्रेस का ये अवश्य फेलियर है, लेकिन किस पार्टी ने इसके लिए किया उसको सामने लाइए आप। तो खैर, हम इतिहास के इस पन्नों और झरोखों में नहीं झांकना चाहेंगे। स्वतंत्रता मिली, लहूलुहान स्वतंत्रता मिली। 15 अगस्त को आजादी, मिडनाइट फंक्शन हुआ, संविधान सभा अर्धरात्रि में खोला गया, नेहरू का प्रसिद्ध भाषण हुआ कि एट द स्ट्राइक ऑफ द मिडनाइट द होल वर्ल्ड स्लीप्स, इंडिया इज वेकिंग अप टू लाइफ एंड फ्रीडम। The time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. जब पूरी दुनिया इस अर्धरात्रि में सो रही है, भारत एक स्वतंत्रता के लिए जग रहा। फिर सुबह होकर 15 अगस्त के दिन लाल किला पर एक फेस्टिवल, एक अच्छा सेलिब्रेशन हुआ। 10 लाख लोग इकट्ठे हुए, बॉम्बे में सेलिब्रेशन हुआ। लेकिन उसी दिन लाहौर और अमृतसर में दंगे शुरू हुए, और देखते ये दंगे फैल गए। ग्रामीण क्षेत्र से भी जनसंख्या का ट्रांसफर। कॉमन पीपल समझ ही नहीं पाते थे, इज इट द मीनिंग ऑफ फ्रीडम? क्या ये स्वतंत्रता का मतलब है? तो काश ये लहूलुहान स्वतंत्रता नहीं मिलती। लेकिन छोड़िए, उस दर्द को भुलाने में ही फायदा है। और उस दर्द को हुए 78-79 वर्ष बीत चुके हैं, 80 पूरे होने वाले हैं जल्द ही। उस दर्द को भूलकर आगे बढ़ जाएं, एक अच्छी जिंदगी शुरू करें। और सबसे बड़ी बात है कि भारत को आजादी मिली और भारत ने दुनिया के मानचित्र पर अपनी पहचान बना ली। आज हम इतना आगे पहुंच गए, आज हमारा एक वजूद है वर्ल्ड में। हम वर्ल्ड के बहुत सारे पंचायत में बैठकर डिसीजन देते हैं, और बहुत सारे देश हमें फॉलो भी करते हैं। तो अगर पिछले 8 दशकों में तो हमारे पास शिकायत का एक पूरी की पूरी लिस्ट बन जाएगी कि हम कहां फेल हुए, लेकिन कितनी उपलब्धियां हासिल की वो भी कम नहीं है। इसलिए चलिए हम सब मिलकर इस स्वतंत्रता की खुशियां मनाएं और एक अच्छे भविष्य की कामना करें। इसी के साथ इस लेक्चर को मैं समाप्त करना चाहूंगा। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।